नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। आज की क्लास में हम छायावाद का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम छायावाद का परिचय देखेंगे, उसके बाद हम छायावाद से संबंधित जितने भी कवि हैं, लेखक हैं, उनको देखेंगे, उनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले छायावाद की समय सीमा। छायावाद की समय सीमा की बात करें तो यह 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक मानी जाती है और यह सर्वमान्य समय है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की समय सीमा 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक मानी है। तो अगर डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद की समय सीमा पूछे तो वह 1938 तक मानी जाएगी, 1918 से 1938 तक। लेकिन अगर सामान्यतः पूछे तो वह 1918 से 1936 ईस्वी तक ही मानी जाएगी। 1918 ईस्वी में झरना के प्रकाशन से छायावाद का आरंभ माना जाता है। झरना जो रचना है इससे छायावाद का आरंभ माना जाता है तथा 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन एवं सुमित्रा नंदन पंत की रचना युगांत 1936 से छायावाद का अंत माना जाता है। पंत की रचना युगांत को छायावाद के अंत का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता के बारे में। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि छायावाद शब्द है जो उसके प्रथम प्रयोक्ता कौन है। तो छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे हैं। उन्होंने 1920 ईस्वी में श्री शारदा पत्रिका में हिंदी छायावाद नामक निबंध में इस शब्द का प्रयोग किया था और मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का प्रयोग व्यंग के रूप में किया था। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। छायावाद शब्द के जो द्वितीय प्रयोक्ता हैं वो हैं सुशील कुमार। इन्होंने निबंध लिखा था हिंदी में छायावाद 1921 ईस्वी में। इसमें इन्होंने छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। अब बात करते हैं छायावाद की परिभाषाओं की, जो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने प्रकार से दी हैं। और सबसे पहले हम मुकुटधर पांडे द्वारा दी गई छायावाद की परिभाषा को देखते हैं, क्योंकि परिभाषाएं देकर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह परिभाषा किसकी है, छायावाद की यह परिभाषा किसकी है। तो सबसे पहले मुकुटधर पांडे, इन्होंने कहा है कि मेरी समझ में नई शैली की कविताओं में भाव नहीं बल्कि भावों की छाया मात्र है, जिन्हें पकड़कर हृदयंगम करने में कठिनाई होती है। इसी छायावादिता से मैंने छायावाद शब्द बनाया था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि जब आत्मा की छाया परमात्मा में तथा परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। यह परिभाषा जो है पूछी जा चुकी है, तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगली जो परिभाषा है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा दी गई है। यह कहते हैं कि जब वेदना के आधार पर काव्य में स्वानुभूति अभिव्यक्त होने लगी तब हिंदी में इसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। वही महादेवी वर्मा कहती हैं कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है जिसका मूल सर्वात्मवाद है। तो कभी कभी थोड़ा सा काट करके भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसने कहा है कि छायावाद जो है मूलतः जीवन का, प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगली जो परिभाषा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ये कहते हैं कि छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक रहस्यवाद के और दूसरा काव्य की शैली या पद्धति के व्यापक अर्थ में। अगली परिभाषा है गंगा प्रसाद पांडे की। ये कहते हैं कि छायावाद वस्तुवाद एवं रहस्यवाद के बीच की कड़ी है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके अनुसार छायावाद वस्तुवाद एवं रहस्यवाद के बीच की कड़ी है। तो इस तरह से प्रश्न बन सकता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर नगेंद्र की यह परिभाषा बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। इन्होंने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वहीं रामस्वरूप चतुर्वेदी की परिभाषा है कि छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि छायावाद निजी जीवन की अभिव्यक्ति है, वह निजी जीवन जो द्विवेदी युग में दबा हुआ था। डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था तथा दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। अगली परिभाषा रामविलास शर्मा की है। ये सभी परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा।
यह क्लास टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है। अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास तो आपके लिए जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। बीए के विद्यार्थी भी इसको पढ़ सकते हैं और एमए के विद्यार्थी भी इसको पढ़ सकते हैं। रामविलास शर्मा कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। इस कथन के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ अगर आप जल्दबाजी करते हैं परीक्षा में, अगर सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह नहीं रहा, तो यहाँ से आप जो है डॉक्टर नगेंद्र लगा सकते हैं। तो कभी भी परीक्षा में कोई कथन पूछे तो इसको पूरा एकदम अंत तक पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, उसके बाद ही आप सही ऑप्शन पर टिक करें, न कि शुरू के 1-2 शब्द पढ़ने के बाद आप आंसर करें। यहाँ से आपको ये सीख मिलती है कि कथन को पूरा पढ़ने के बाद ही आंसर आप लोग दें। आगे इसमें है कि यह विद्रोह मध्यम वर्ग के तत्वाधान में हुआ, इसलिए उसके साथ मध्यम वर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। अगली जो परिभाषा है वह है नंद दुलारे वाजपेयी की। ये कहते हैं कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान यानी बोध मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो यह जो परिभाषा है वह नंद दुलारे वाजपेयी जी द्वारा दी गई है। अगली जो परिभाषा है वो सुशील कुमार जी की है। ये कहते हैं कि इस कालखंड में द्विवेदी युग की मान्यताओं से भिन्न निजी जीवन का संकेत देने वाली कविताओं की प्रचुरता है, अतः इस काल की कविताओं को छायावादी शैली की कविताएं कहा जा सकता है। अब देखते हैं कि छायावाद शब्द जो है उसको किसने किस अर्थ में ग्रहण किया था, यानी छायावाद को किसने किस अर्थ में ग्रहण किया था। सबसे पहले बात करते हैं मुकुरधर पांडे की, तो ये रहस्यवाद के अर्थ में इन्होंने ग्रहण किया था इसको। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनुयुक्ति पद्धति के रूप में ग्रहण किया था। सुशील कुमार ने अस्पष्टतावाद के रूप में ग्रहण किया था। रामचंद्र शुक्ल ने शैली व चित्र मधुचर्या और चित्र भाषा शैली के रूप में ग्रहण किया था। पंत जी सौंदर्य की छाया के रूप में ग्रहण करते हैं। वहीं नंद दुलारे वाजपेयी इसे व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान के रूप में ग्रहण करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं इसे व्यंग्यार्थ प्रधान शैली। वहीं जयशंकर प्रसाद इसे कांति कहते हैं और बच्चन सिंह कहते हैं स्वच्छंदतावाद। शांतिप्रिय द्विवेदी कहते हैं प्रकृति में आत्मा का दर्शन कराने वाली प्रवृत्ति। गंगा प्रसाद पांडे कहते हैं वस्तुवाद एवं रहस्यवाद के बीच की कड़ी। डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति। महादेवी वर्मा कहती हैं सर्वात्मवाद एवं प्रकृति के माध्यम से जीवन का उद्गीत। रामविलास शर्मा कहते हैं इसको थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद, साम्राज्य के प्रति विद्रोह की भावना। वहीं रामस्वरूप चतुर्वेदी इसे शक्ति काव्य कहते हैं। निराला इसे रहस्यवाद मानते हैं। भगवती चरण वर्मा सांस्कृतिक जीवन की अभिव्यक्ति मानते हैं। प्रभाकर माचवे दार्शनिकता के अर्थ में इसे लेते हैं और गुलाब राय दार्शनिकता के अर्थ में इसे लेते हैं। अब बात करते हैं छायावाद की प्रवृत्तियों की, क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है या है। दोनों तरफ से प्रश्न बन सकते हैं, तो हमें सभी प्रवृत्तियों को अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए। सबसे पहली प्रवृत्ति इसमें है देखने को मिलती है कि निजी जीवन की अभिव्यक्ति मिलती है। यहाँ पे वेदना की भी अभिव्यक्ति मिलती है। महादेवी वर्मा की रचनाओं में तो खास तौर पर वेदना ही सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसमें पलायनवाद मिलता है, मानवतावाद मिलता है, समन्वयवाद है, व्यक्तिक शैली है, प्रकृति के रम्य रूप का चित्रण भी किया गया है, नारी को महत्ता दी गई है, निराशा की भावना है, सूक्ष्म सौंदर्य का भाव है, तत्सम शब्द प्रधान बोली का प्रयोग किया गया है, लाक्षणिकता भरपूर मिलती है और प्रतीकों का भी भरपूर प्रयोग मिलता है छायावाद में। अब बात करते हैं छायावाद के प्रवर्तक की। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार छायावाद के प्रवर्तक अलग अलग माने हैं और सबसे पहले हम शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक देखते हैं। इनके अनुसार मैथिली शरण गुप्त एवं मुकुटधर पांडे छायावाद के प्रवर्तक हैं। वहीं प्रभाकर माचवे एवं विनय मोहन शर्मा के अनुसार माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं वह छायावाद के प्रवर्तक हैं। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के प्रवर्तक हैं। वहीं गणपति चंद्र गुप्त, इला चंद्र जोशी के अनुसार जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं और यह सर्वमान्य भी है, यानी सबके द्वारा
मान्यता इसको दी गई है कि छायावाद के प्रवर्तक जो हैं वह जयशंकर प्रसाद हैं। अब बात करते हैं छायावाद के 4 आधार स्तंभों की। छायावाद के 4 स्तंभों में आते हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है, वहीं सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश कहा जाता है और महादेवी वर्मा को शक्ति या दुर्गा कहा जाता है। और यह जो वर्गीकरण है वह कृष्णदेव झारी ने किया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छायावाद के बृहत त्रयी को। छायावाद के बृहत त्रयी में शामिल हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और निराला। यहाँ से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। छायावाद के लघु त्रयी में शामिल हैं महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। छायावाद के प्रतिनिधि कवि की बात करें तो वो हैं सुमित्रानंदन पंत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अब बात करते हैं छायावाद के जो चारों आधार स्तंभ हैं उनके दार्शनिक मत की, यानी वह किस दार्शनिक मत में आस्था रखते हैं। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो यह शैव दर्शन में आस्था रखते हैं, जिसे आनंदवाद और प्रत्यभिज्ञावाद भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी में प्रत्यभिज्ञावाद मिलता है। पंत की बात करें तो ये अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित हैं और निराला जो हैं वेदांतवादी हैं, अद्वैतवादी दर्शन से प्रभावित हैं। अब बात करते हैं छायावाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक लाइन, एक एक प्रश्न ही समझिए आप। तो इस क्लास को एकदम ध्यान से देखिए, जहाँ भी लगे कि आपको नोट करना चाहिए वहाँ ज़रूर नोट करिए। बिना लिखे तो कोई पढ़ाई नहीं हो सकती। आप जितना लिखेंगे आपको उतना ही याद होगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले तथ्य की। पहला तथ्य है छायावाद के संबंध में कि मानवतावाद छायावाद का सर्वाधिक उज्ज्वल पक्ष है। छायावाद में महामानव की प्रतिष्ठा हुई है। छायावाद को खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद पर ईसाई संतों के फैंटेमासा का प्रभाव बताया है। यह तथ्य भी आपको जान लेना चाहिए। शुक्ल जी ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण भी कहा था। छायावाद पर पाश्चात्य रोमांटिसिज्म का प्रभाव भी है। पाश्चात्य साहित्य में रोमांटिसिज्म वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के संयुक्त काव्य संकलन लिरिकल बैलेट, जो कि 1898 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इससे माना जाता है। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार भी कहा जाता है। पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र कहा जाता है। युगांत को छायावाद के अंत का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो दोनों में अंतर है, दोनों को ध्यान दीजिएगा। पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, वहीं युगांत को छायावाद के अंत का घोषणा पत्र कहा जाता है। आलोचकों ने पलायनवाद को छायावाद का सबसे बड़ा दोष माना है। पलायनवाद जो है जयशंकर प्रसाद की एक कविता है, जिसमें आपको साफ साफ देखने को मिलता है कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इसमें आपको पूर्णतः पलायनवाद दिखता है। जागरण जो पत्र था इसको छायावाद का घोर समर्थक पत्र माना जाता है। लाला भगवान दीन ने छायावाद को छोकरावाद भी कहा है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, इम्पोर्टेंट, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। पूछा जा सकता है कि छोकरावाद, छायावाद को छोकरावाद किसने कहा था? तो वो थे लाला भगवान दीन। छायावाद एवं रहस्यवाद तत्वतः एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। छायावाद प्रकृति में जीवन का प्रतिबिंब देखता है। छायावाद शैली विशेष है, शुक्ल के अनुसार है, और शुक्ल जी का यह कथन भी है, छायावाद शैली विशेष है। छायावाद एक भावात्मक दृष्टिकोण है। छायावाद प्रकृति में आध्यात्मिक सौंदर्य के दर्शन करता है। छायावाद में गीति तत्वों की प्रधानता है और छायावाद की चरम परिणति जो है वह कामायनी है, और इसे छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है। और किसने कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी जी ने। प्रश्न पूछा जा सकता है कि छायावाद का उपनिषद किसे कहा जाता है? तो वह है कामायनी। और यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा था? तो हो जाएंगे शांति प्रिय द्विवेदी। कामायनी का समय 1935 ईस्वी है। आगे बढ़ते हैं। छायावाद की भाषा कोमलकांत पदावली युक्त है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं कि छायावाद की भाषा किस प्रकार की है, और उसमें हो जाएगा कोमलकांत पदावली, ऑप्शन सही। छायावाद के प्रतिनिधि कवि जो हैं वह सुमित्रानंदन पंत हैं।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम छायावाद के कुछ महत्वपूर्ण कवियों को देखेंगे जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लास को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई मन से करिएगा। धन्यवाद।